देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्क में अदलिया कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, ये तयन करने की जंग छिड़ गई है। सियासतदानों के पास जो भी बिल जाता है वो कहाँ इस मुल्क में इत्तेफाक राय से पास कराया जाता है। आईनी अदालत बनाने के लिए हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी धड़े खुश हैं, मगर अपोजिशन के लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसला आने के बाद क्या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली आई? सवाल नहीं लग नहीं रहा। इस तफसीली फैसले का काफी इंतजार था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहा जा सके कि इससे बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मामलात वहीं खड़े हैं जहां तफसीली फैसला आने से पहले खड़े थे। आप कह सकते हैं कि किसी के भी मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं, कोई भी कहीं लचक नहीं दिखा रहा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि मामला अब भी कोर्ट्स में ही चलता रहेगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने भी इससे मुतालिक सवाल उठाया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एक फुल कोर्ट जजमेंट आई हुई है जिसने कहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी चंद रिजर्व सीट्स मिले, जिससे थियोरेटिकली हुकूमत की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पूरा निजाम अपोज कर रहा है, क्यों स्टेट का कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट के हक में आज उसे सपोर्ट नहीं करेगा। सवाल अब यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है भी या नहीं। क्या एक पार्टी के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं, मगर किसके कहने पर। साथ साथ आज एक और बड़ी खबर यह देखने में आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। सियासतदानों में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जजेस के दरमियान तनाव खींचा तानी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। सियासतदान दस्तो गिरबां हो, कुछ समझ आता भी है, लेकिन निजाम अदल के बारे में ये तासुर अच्छा नहीं जा रहा। जजेस के दरमियान आईन कानून की तशरीह पर इख्तिलाफ मुमकिन है, लेकिन ये इख्तिलाफ इससे आगे बढ़ने किसी को कोई तवक्को नहीं थी। मखसूस नशिस्तों के केस में जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो सबके सामने हैं। अब इसके तासुरात या इसके असरात जो भी आएंगे, क्या वो ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा। सीनियर सियासतदान व कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा कि आज जो हम कर रहे हैं उसका खमियाजा कल भुगतना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। लेकिन आज जो हम गलतियां कर रहे हैं इसका खमियाजा हमने भी भुगतना है, और खुदा करे इतना बेरहम ना हो जितना इमरान खान से हो रहा है। और कोई मतलब है डिटेंशन हो तो नरम हो, कुछ उसमें लोगों से मिलने की, रिश्तेदारों से रोज़ आने जाने की कुछ। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फिर तनाज़ा सामने आ रहा है। हुकूमत ने एक मरतबा फिर ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम कर दी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने रावलपिंडी का जलसा भी मनसूख कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि पहले एक जलसे की कॉल दी जाती है, फिर कहा जाता है कि हर हाल में जलसा करके रहेंगे, फिर जब दिन करीब आते हैं तो अचानक जलसा मनसूख कर दिया जाता है। किसके कहने पर उधर भी सब हो रहा है, ये सवालात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में सीनियर मौजूद मेहमान आज मौजूद है। सेंटर सरमद अली है, पीपल्स पार्टी से आपको खुशामदीद कहूँगी। एडवोकेट अहमद अवैस साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। और साथ हमें फिर ज्वाइन करेंगी बाद में ताहिरा औरंगजेब साहिबा भी, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ एडवोकेट अहमद अवैस साहब। एक जलसे की कॉल दी जाती है, कहा जाता है कि जलसा होकर रहेगा, और फिर अचानक से वापस ले ली जाती है कॉल, आखिर क्या वजह बनी? देखिए, हम तो इस पूरी कोशिश में हैं कि हालात को इस तरह से ना खराब किया जाए कि जिसमें कोशिश की जाए जी। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मेरे ख्याल से एडवोकेट अहमद अवैस साहब
की तरफ से कोई डिस्टॉर्शन है, मुझे उनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। मैं सेंटर सरमद अली साहब की तरफ जाती हूँ। मीनवाइल हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेंटर सरमद अली साहब, आप ये जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त कोर्ट्स के अंदर जो है वो भी खींचातानी है, और दूसरी जानिब जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के मामलात हों या बिल के हवाले से जो भी इसमें तरामीम हों वो कर दी जाए। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आज ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम कर दी है, और ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है जो कि हमें नज़र आ रहा है। ऑपोजिशन माने ना माने, लेकिन कहीं ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम करवाए जा रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है। तो एक जो इशारा आज एतजाज़ हसन साहब ने दिया है कि जी हो सकता है कि ये जो सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो बहुत अच्छी लग रही हों सबको, लेकिन बाद में इसका जब खमियाजा भुगतना पड़ेगा अपोजिशन में जाके, तो वो एक बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो क्या वाकई इस बात का इदराक है हमें हुकूमत में बैठी जमातों को कि हम क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहले बहुत सीधी सादी बात है कि जो भी हुकूमत कर रही है वो कानून और आइन के मुताबिक कर रही है। ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार हुकूमत के पास हर वक्त होता है। जिस वक्त पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो तो हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। और ये जो एतराज़ात किए जा रहे हैं कि जी 3 रुकनी कमेटी जो है उसको फैसला करना चाहिए और उसके अंदर तीनों सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और सीनियर जज के साथ एक सीनियर मोस्ट जज जो तीसरे हों वो होने चाहिए, जिसको चेंज कर किया हुकूमत ने और ऑर्डिनेंस के जरिए। मसला ये है कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट था वो तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने वो लेके आए। उन्होंने पहली बार कहा कि जी जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट का। तो जब उन्होंने ये खुद कहा तो मुझे समझ नहीं आती उनका मसला क्या है। पहले वो अपोज कर रहे थे इसी कानून को, और अब उस कानून के सबसे बड़े जो है वो हामी बने हुए हैं। इट डजंट मेक सेंस टू मी। सवाल इसके कि जाती मफादात अगर आ रहे हैं बीच में तो उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आप कानून के हिसाब से बात करते हैं तो जो उनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू था लेट्स से 6 months अगो, वो क्या आज एकदम क्यों तब्दील हो गया है? इसलिए तब्दील हो गया कि शायद अब वो मेंबर हैं और अब उनके मफाद में है कि वो उसी तरीके से कानून रहे। लेकिन हुकूमत के पास, जैसे मैंने पहले कहा, हर वक्त ये इख्तियार होता है कि वो या तो कानून में तब्दीली करे, जाकर पार्लियामेंट में अगर उसके पास मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट से वो कानून तब्दील कर ले। पार्लियामेंट इज एक्चुअली सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस कंट्री। सबसे जो सॉवरन इदारा है इस मुल्क में और जो सबसे हाईएस्ट अदारा है उस मुल्क में, जो सुप्रीम कोर्ट का क्रिएटर है वो पार्लियामेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएटर है वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई कानून को अमेंड करना चाहे या कोई कानून को लेके आना चाहे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और अगर पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा हो तो ऑब्वियसली ये हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऑर्डिनेंस सदर ममलिकत हुकूमत के एडवाइस के ऊपर जारी करें। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने वो बात तो बता दी कि जो है राइट उनके पास, और एब्सोल्युटली राइट है कि ऑर्डिनेंस वो निकाल सकते हैं, वो जारी कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस वो आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है, उसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ऐसे ही है। मगर दूसरी जानिब जो इस वक्त ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, जो तरमीम आ रही है, हम उसकी बात कर लेते हैं। जो एतजाज़ हसन साहब भी बात कर रहे हैं और जो दीगर लोग भी बात कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, कि जो कानून साजी हो रही है वो हुकूमत में इस वक्त बैठ के बहुत अच्छी लग रही है। तो क्या वो आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन की सीट पर बैठ के भी ये कानून साजी आसान होगी? मैं बहुत बखत एहतराम एतजाज़ हसन साहब का मैं जितना एहतराम मेरे ख्याल में हमारे दिल में है किसी के भी नहीं है, और मैं तो उनके साथ हमेशा उनका एहतराम किया मैंने। लेकिन सवाल ये है कि मैं उनसे पूछने की जसारत करूंगा कि जी जिस वक्त आप इफ्तिखार चौधरी साहब की गाड़ी चला रहे थे और जिस वक्त आप बुखला जो थे वो निकले हुए थे बाहर, क्या उस वक्त रियलाइज किया था कि किस किस्म का जुडिशल एक्टिविज्म जो इस मुल्क के ऊपर नाफिज हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव के पास काम करने के लिए, पार्लियामेंट के पास काम करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई स्पेस नहीं रहेगी। इस वक्त तो लगता है कि सारी स्पेस जुडिशरी ने जो कर ली है, चाहे वो पार्लियामेंट की स्पेस हो
वो जो सब करना चाहती है, चाहे ऑब्जेक्टिव की स्पेस है, वो जो सब करना चाहती है, तो मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या उस वक्त हमने सोचा था जिस वक्त हम इफ्तिखार चौधरी को चीफ तेरे जानसार बेशुमार और रियासत हो मां जैसी के हम नारे लगा रहे थे, उसकी हमने इम्प्लीकेशन देखी थी? नहीं देखी थी इम्प्लीकेशन। उसकी इम्प्लीकेशन आज हम भुगत रहे हैं। जिस किस्म के डिसीजन इफ्तिखार चौधरी साहब ने किए, साकिब निसार साहब ने किए, गुलजार साहब ने किए और मुख्तलिफ चीफ जस्टिस और जज साहबान ने किए, इस मुल्क की गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की गवर्न करने की कैपेसिटी को हमने मफलूज कर दिया है। और अब तो हम पार्लियामेंट को भी चाहते हैं कि मफलूज करते हैं। राइट चले, यानी कि ये तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि जी पार्लियामेंट को मजीद मजबूत करने की बात हो रही है इस तरह से। अच्छी बात नहीं होगी, अच्छा आपने कहा मजबूत करने की बात हो रही है, हाँ ठीक है, मैं समझा, आप करिए पार्लियामेंट को मफलूज करने की बात नहीं, मैंने कहा पार्लियामेंट को मजबूत करने की मैंने कहा बात की मैंने जी। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अब हमने माजी में भी देखा जब पीडीएम की हुकूमत फॉर्म हुई तो वो किस तरह से हुई थी कि एक हुकूमत जो है वो एक फ़ैसला ले लेती है, उसका स्पीकर एक फ़ैसला कर देता है, लेकिन रात के अंधेरे में फिर सुप्रीम कोर्ट खुलता है और उस फैसले को जो है वो जो है रिवोक करता है और फिर उसके बाद एक फ़ैसला सुनाता है और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत फॉर्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं और उससे पहले भी हम बहुत दफ़ा माजी में देखते आए हैं कि किस तरह से हुकूमतों को गिराया गया या बनाया गया है थ्रू दीज गेट्स। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं वापस जाती हूँ जी एडवोकेट अहमद अवैस साहब की तरफ। अहमद अवैस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। अहमद अवैस साहब, ये जो इस वक्त सारा मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो तनाज़ा सामने हमारे है खड़ा हुआ इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है? और ये जो इस वक्त तरमीम लाई जा रही हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई जा रही हैं या फिर बिल के थ्रू लाने की कोशिश की गई पार्लियामान के अंदर, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जिस अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मुसफ्फदा जो है उसको पेश करने की कोशिश की गई और पास कराने की कोशिश की गई, और फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है आपके सामने, बदनीयती इतनी वाज़ेह है कि इसके मुतालिक कोई सेकंड ओपिनियन हो ही नहीं सकती। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है जिस अंदाज में ये किया जा रहा है कि ये एक मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कन्फ्रंटेशन की सूरत जो है ये आइंदा के दिनों में आने वाले दिनों में ये और बहुत बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि किसी सूरत ये तैयार नहीं है कि वो 8 जजेस की मेजॉरिटी वाला फैसला जो है रिजर्व सीट्स का उसको इम्प्लीमेंट करें। और ये टोटल एनार्की की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर आइन की सबवर्शन, इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये खतरनाक खेल है जो खेला जा रहा है। और इसी तरह से ये जो ऑर्डिनेंस आया कि पहले इन्होंने एक्ट इनेक्टमेंट की और एक्ट इस बुनियाद के ऊपर उस वक्त बनाया गया कि जी हम चीफ ये काजी फारिद ईसा साहब कहने लगे कि जी हम तो अपनी जो अथॉरिटी है उसको खुद जो है वो कम कर रहे हैं और दे रहे हैं कि यहाँ एक कमेटी होनी चाहिए और वो फैसला करेगी सारा। वो एक्ट आ गया क्योंकि उस वक्त वो सिचुएशन उनको सूट कर रही थी। अब उसके बाद आपने देखा कि जब देखा कि अब अगर एक्ट में कमेटी है तो कमेटी में शायद उनकी मनमानी नहीं हो सकती, तो फौरन एकदम ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस आते ही बगैर वो उसका जो प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट खुद अडॉप्ट करती है, ये कोई इनेक्टमेंट आ जाती है कंसर्निंग सुप्रीम कोर्ट, तो पहले फुल कोर्ट जो है पूरे जज साहबान बैठ के मीटिंग करते हैं, उसको जायजा लेते हैं और उसके बाद एक लाएअमल जो है तैयार किया जाता है। कोई कुछ नहीं किया गया और एकदम से वो नोटिफिकेशन हो गई कि ये नाम ये 3 जो है उसके मेंबर होंगे और एक एज कंपेयर टू द सीनियर जज एक उनसे जूनियर जज को उसका मेंबर बना दिया गया कमेटी का। तो इससे ये साबित हो गई बात कि किसी सूरत ये ना तो आइन में इंटरेस्टेड है, ना कानून साजी का वो प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना चाहिए उसके लिए, ना अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है। आपने देखा कि प्रोसीजर का ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का जो मुसव्वदा था वो पढ़ा तक नहीं, कैबिनेट के मेंबर जो है मिनिस्टर्स ने भी नहीं देखा था वो क्या है।
और कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर उसको वोटिंग के लिए पेश किया जा रहा था। अगर मौलाना फजलुर रहमान वोट दे देते तो उसी रात बगैर पढ़े, बगैर डिबेट के, बगैर किसी को दिखाए के वो अप्रूव हो जाना था और कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगड़ जाना था उससे, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही थी। वो तीसरा सतून जो है जिसके ऊपर स्टेट की एडिफिस जो है वो खड़ी होती है, वो तीसरा पिलर जो है जुडिशरी का, उसको कंप्लीटली नकारा बना के गिराया जा रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया जा रहा है। आप सोचिए तो सही, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत तो एक आम सिविल कोर्ट जैसी हो जाएगी और वो कोर्ट और वो सारे नॉमिनेटेड होंगे उसके अंदर, यानी काजी फादीसा यहाँ से रिटायर होंगे और उसके चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इसी तरह बाकी जज साहबान कुछ यहाँ से रिटायर होकर जाएंगे, कुछ और नॉमिनेट कर देंगे। तो आप बताइए, जहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए, जहाँ पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है उसको आप खत्म कर दें, तो फिर बाकी ना आइन बाकी बचेगा ना कोई बचेगा। हाँ, एक चीज बाकी नजर आएगी और वो नेकेड डिस्पोटिज्म होगा। ये खतरनाक तरीन खेल है जो खेला जा रहा है और इसका अंजाम वो 97 का जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, ये उसकी तैयारी की जा रही है। इससे बिल्कुल मुझे कोई इसमें दूसरी राय नहीं लगती है। ये होने वाला वाकया है जो मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने ये उस तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ और ये एक खराब तरीन सूरत हाल होगी और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो क्रिएट होगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। सही, ठीक हो गया। मैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब की तरफ भी जाऊंगी। सूबाई वजीर हैं मुस्लिम लीग नून से पंजाब से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और जो हम देख रहे हैं कि तरमीम हो रही है इस वक्त, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, बिल लाने की कोशिश की हुकूमत ने, लेकिन नंबर गेम्स पूरे होने ना की वजह से वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं सर, आज एतजाज़ हसन साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया एक निजी टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने भी बात की। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है हुकूमत को, और हुकूमत जब अभी बैठी है बेंचेस के ऊपर अपने, तो समझ रही है कि ये सारी चीज़ें जो भी हम लेकर आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस और जो भी तरमीम कर रहे हैं, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब अपोजिशन में जाया जाएगा तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे, यकसर मुख्तलिफ। तो क्या ये उस वक्त आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी जो आज कर रहे हैं? और यही एतजाज़ हसन साहब भी कह रहे हैं कि जी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा बहुत आगे जाके। जी, बड़ी मेहरबानी रिजा साहिबा। पहले तो सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से सबको, जो पिछले 5-6 दिन से जब से प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए हुए हैं और क्या सराहियाँ की जा रही थी और बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे और पाकिस्तान को दोबारा एक दफे डिफॉल्ट की तरफ धकेलने के लिए, जिससे पहले साजिश रचाई गई थी जब IMF को खत लिखा गया था, आज खुशखबरी आई है। तो मैं पाकिस्तान की कौम को कहता हूँ, ऑल्दो ये कर्ज लेना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जो पिछले 5 साल 3.5 साल दिन की हुकूमत रही और जो मुल्क के साथ करके गए हमें भुगतना पड़ रहा है। तो एक हमें अच्छी नवीद मिली कि IMF जो है वो पाकिस्तान को जो किस्त वो दे रहा और हमारा अगला 3 साल का प्लान हो गया। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक जो फिर जो इकोनॉमिक रिवाइवल है होने जा रही है, और जो हमने वादा किया था हमारी हुकूमत ने और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और आप देख रही हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब और हमारी पूरी टीम मिलकर इस पाकिस्तान को रीशेप करने में, इस पंजाब को ट्रांसफॉर्म करने में हम लगे हुए हैं। तो उसकी एक है। रही बात आपके जो इस वक्त पिछले चंद दिनों से क्या सराहियाँ फिर की जा रही हैं और फिर इस तरह का छोड़ा जा रहा है कि दोबारा 97 बढ़ने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई होने जा रही है और यहाँ पे एक वैक्यूम फ्री हो जाएगा। मेरा सवाल, क्योंकि मैं कोई उस तरीके से अहमद साहब को कानूनदान है, कानून समझते हैं, मैं उस तरीके से मेरी कोई लॉ की डिग्री तो नहीं है, लेकिन एक एज अ ले मैन कानून के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ तो मुझे ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने दिया है कि मैंने कानून साजी करनी है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और वो एज पर लीड करनी है। तो अगर इस वक्त क्या ये कोई इम्पोज किया जा रहा है, कोई या कोई सुपर इम्पोज किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियंस बैठ रहे हैं, मिल के कानून साजी कर रहे हैं, जहाँ पर उनके कंसेंसस डेवलप होएगा तो कानून साजी हो जाएगी।
जहाँ पे उनके सेंटेंसेस डेवलप नहीं होते तो नहीं होगी। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर क्या बड़ा उस शोर शराबा मचाया गया कि देखें भी आज ये हो जाएगा। नए सेंटेंसेस डेवलप हुए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत में बिलीव करती है। कोई ये तो नहीं कहता मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता, मैं जनाब मैं कोई आला मखलूक हूँ और मैं बाकियों के साथ अछूतों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कंसेंसस डेवलप होंगे पार्लियामेंट के अंदर तो कानून साजी हो जाएगी। और अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बन रही है तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई अनोखा काम नहीं होने जा रहा। दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं। कल मैं देख रहा था कुछ 70 से ज़्यादा 70 या 78 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो अदालतें हैं वो काम करती हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को इस वक्त सही तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सके, जो लकूनात होते हैं उनको एड्रेस किया जा सके। बट स्टिल मैं इस पे कोई हतमे राय नहीं दे सकता। ये तो जो हमारे MLA साहबान हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, मिलके बैठ के फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है इससे कौम को उस तरफ लगा देना और एक बात को इतना बड़ा इशू बना देना, हमारा इस वक्त रियल इशू ये है कि वो पाकिस्तान, वो पंजाब, वो सिंध, वो बलोचिस्तान, वो KPK जहाँ पे इस वक्त आपको यूथ के लिए काम करना है, जहाँ पे इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना है, जहाँ पे आपने पावर जो आपका सबसे बड़ा फेलियर उस पर आपने काम करना है, जहाँ पे इस वक्त जो एक्सट्रीमिज्म है, जहाँ पे आपका फॉरेन जिनके हाथ है, बैरूनी हाथ जो एजेंडा लेकर इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, आप उनके साथ अंदमाना है। और हर दूसरे या तीसरे दिन चढ़ाई कर दी जाती है। कभी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देते हैं, कभी कहते हैं पंजाब पे चढ़ाई कर देंगे। और भाई मेरे, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के मसाइल कुछ और हैं। आपने जो पिछले 3.5-4 साल में जब हमको मौका मिला, आपने इस पाकिस्तान की इकॉनमी की ईद से ईद बुझा दी। इस पाकिस्तान के अंदर आपने जितनी पोलराइजेशन की, जितना बदतमीजी बदतहजीबी का कल्चर प्रमोट किया, उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप हर दूसरे रोज एक नया शोशा लेके आ जाते हो और नए शोशे के पीछे पड़ जाते हो। आपको किसने कहा था कि आप जब पार्लियामेंट के अंदर आपने मखलूक से शिष्टों कर दिया, आपको पता नहीं था आपकी पोलिटिकल पार्टी को किसके साथ आप इराद कर रहे हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर है भी ये नहीं है। मसला ये है, खुद आपको क्लैरिटी नहीं है। आज अभी ये बातें कर रहे हैं, आप ये देखें जब इनकी हुकूमत थी हर आए रोज एक नया ऑर्डिनेंस आता था, हर आए रोज एक नया ऑर्डिनेंस आता था, बल्कि इनकी हुकूमत का तो नाम ही ऑर्डिनेंस हुकूमत बन गया था। अब सवाल ये पैदा होता है, जब चीजें अब एक जगह पे चल पड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं और काम कर रहे हैं कि इस वक्त हम आवाम को कुछ रिलीफ दें, जो आवाम सताई हुई है महंगाई की, बिजली के बिलों की, इन्फ्लेशन की, और इस वक्त आवाम जो इस वक्त जीना दिन का दुबर हुआ है। से 6 महीने में जिस तरीके से हमने काम किया, आप पंजाब के अंदर आके देखें, अब तो हमारे हरीफ चाहे वो मीडिया के अंदर बैठ के बात करते थे या जलसों में बात करते थे या हुकूमत के अंदर होते थे, आज तो हमारे हरीफ भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जिस स्पीड से काम करिए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पंजाब सबसे आगे होगा। और हमने ये प्रूव किया, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो लाइवस्टॉक सेक्टर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे मेरा डिपार्टमेंट माइनॉरिटी का। तो इसलिए एक नई बहस छेड़ के, एक नई जंग छेड़ के, मेरा ख्याल है इस वक्त कौम को डिवाइड मत करें। इस वक्त कौम के जो रियल इश्यूज है कौम को उस तरफ जाना चाहिए। और ये जिनका काम है, ये पार्लियामेंट के अंदर जो भी पार्लियामेंटेरियन करेंगे वो कौम भी देख लेगी और जो भी होगा इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। अच्छा, मैं ठीक हो गया। चलिए मैं जाती हूँ वापस से सेंटर सरमद अली साहब की तरफ भी। सेंटर साहब, ये हम ठीक है, ये तो बात हो रही है कि जी ऑर्डिनेंस के तहत करें या फिर जैसे भी करें, हुकूमत के पास जो है वो ऑप्शन है, कानूनी और आइनी ऑप्शन है। लेकिन एक ये जो एतराज़ उठ रहा है कि जी अगर इस तरह से आला अदलिया के अंदर जो है वो आपस में टूट फूट हो जाएगी और इस तरह से अगर एक इदारा जो कि एक ऑटोनमस इदारा है, अगर उसके साथ इस तरह से आपस में टकराव हो जाएगा तो उसके भी कुछ रिपरकशंस आएंगे। और जिस तरह से टूट फूट का शिकार हो रहा है या आपस में इख्तिलाफात हो रहे हैं एक इदारे के अंदर, क्या ये ठीक एक तासुर जा रहा है? देखिए, इसका तासुर तो गालिबन मुनासिब नहीं जा रहा, लेकिन इट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू सिट डाउन टुगेदर और इसको आपस में सॉर्ट आउट करें। लेकिन जो बातें चीफ जस्टिस साहब ने उठाई हैं अपने खत में, वो बिल्कुल जायज़ हैं। जो 8 जजों ने जब उनको पता चला कि हफ्ते को या इतवार को शायद आईनी तरमीम जो है उसको टेबल कर दिया जाए, तो उन्होंने एक जारी कर दिया, एक ऑर्डर क्लियरिफिकेशन का ऑर्डर जारी कर दिया
तो सवाल ये है कि जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया तो उसके ऊपर सवाल पूछेंगे चीफ जस्टिस ने। उन्होंने पूछा है कि जी क्या इसकी कोई कॉज लिस्ट इशू हुई है, किस चेंबर में इसकी हियरिंग हुई है, कौन आया कौन नहीं आया। दे आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस। इट इज अप टू द जजेस टू एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू दोज पॉइंट्स। उन्होंने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया उन पॉइंट्स को। वो तो सवाल ये है कि अगर किसी चीज पे आप फैसला देते हैं तो उस फैसला देने से पहले आप एक कॉज लिस्ट होती है जिसके अंदर आपका जो मुकदमा है वो लिस्ट होता है। आप नोटिस जारी करते हैं जिन लोगों ने वो जो उस केस के हवाले से होते हैं, और एक बाकायदा हेयरिंग होती है किसी न किसी कोर्ट में वो हेयरिंग होती है, उसको सुना जाता है। न किसी ने सुना, और जो बगैर पूछे हुए सुप्रीम कोर्ट की जो वो है वेबसाइट, उसके ऊपर ऑर्डर पेश कर अपलोड कर दिया गया। तो ये इश्यूज है, इनका सवाल पूछे चीफ जस्टिस साहब ने, और मेरे ख्याल में इन 8 जजों के ऊपर है कि वो इनका जवाब दें इन 8 पॉइंट्स के चीफ जस्टिस साहब ने पूछे। और जैसे आपने कहा कि इनकी लड़ाई जो है मुनासिब है या नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उसका एक गलत जाता है, बट लेकिन इट इज फॉर देम टू सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है, बैठना चाहिए और सॉर्ट करना चाहिए। मैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा अवैस साहब, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि एक जलसे के हवाले से कहा जाता है, पिंडी के जलसे का ऐलान किया जाता है, उसके बाद उसकी भी तारीख मौखर कर दी गई है या वापस ले ली गई है खान साहब की तरफ से। इसकी क्या वजूहात हैं? जी अहमद अवैस साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, अहमद अवैस साहब की तरफ से कंटिन्यूसली जो है ना वो डिस्टॉर्शन है कुछ लाइन में, लेकिन यहाँ पे एक हमें ब्रेक भी लेना है जी। एक कमर्शियल ब्रेक है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इस वक्त जो आईनी और कानूनी पहलू है उसके हवाले से। मैं जो है वो सरदार रमेश सिंह ग्रोवर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है आपकी आवाज़ मैडम। अच्छा सरदार रमेश सिंह ग्रोवर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आज की खबर है टैक्स के हवाले से, उस पर भी मैं ज़रा थोड़ी सी बात कर लूँ कि हुकूमत जो है वो टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियाँ लगाने जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि अब जो नॉन फाइलर की इस्लाहात है उसको ख़त्म किया जा रहा है इस तरह जो है, और अब जो है वो तमाम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, आज एक मैं इंटरव्यू भी देख रही थी, एक निजी चैनल को जो है वो गैर मुल्की मीडिया के यानी कि दे रहे थे वज़ीर ख़जाना साहब, जिसमें वो बता भी रहे थे कि जी नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म कर रहे हैं कि और ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे कि हाथ से काम नहीं कर सकेंगे, तर्ज़ ज़िंदगी का डेटा मौजूद है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि तर्ज़ ज़िंदगी का डेटा मौजूद है। हमें माजी में देखते रहे पनामा लीक्स, पैराडाइज लीक्स और दुबई लीक्स अभी रिसेंटली निकली हैं, और उसमें हमने देखा कि आप ही की जो आप सियासी जमातें जिस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं, उनके बड़े अहम शख्सियात जो हैं सारे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका पैसा बाहर जाके पार्क होता है, वो चोरी करते अपना, और टैक्सेस के मद में निकाल के भी लेकर आते हैं। हमारे मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं और जो ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं वो अपनी स्टोरीज़ लेकर आते हैं, फिर उन बेचारों को भी धमकियाँ मिलती हैं। बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, सरकारी अफसरान जो बैठे हुए हैं, और हर इदारे के मतलब इट्स अक्रॉस द बोर्ड जिसको कहते हैं ना, वो सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे जजेस हो, ऑल आर इंक्लूडेड, ब्यूरोक्रेसी हो, और उसके बावजूद अब तक आप उनसे कुछ रिकवर नहीं कर पाए ना, आप उनसे टैक्स की मद में कोई पैसा ले पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो एलीट के लिए एक अलग यहाँ निज़ाम है और एक मिडिल क्लास के लिए अलग निज़ाम है। इसके ऊपर जो वज़ीर ख़जाना बात कर रहे हैं, किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है, जब हम देख चुके हैं कि अभी तक मादी से लेके 75 सालों से ज़ायद अरसा हो गया पाकिस्तान में, हमने नहीं देखा कि किसी के साथ जो है वो एक इंसाफ पे मबनी काम हुआ हो। तो इसका क्या तर्ज अमल होगा इस दफ़ा? क्या ऐसा नया होगा कि आवाम को जो है वो सुकून आ जाए कि एक गरीब आदमी भी समझे कि जी अगर मुझसे टैक्स ले रहे हैं आप सेल्स टैक्स की मद में, जीएसटी की मद में, और जैसे मैं इनकम टैक्स की मद में हम सब दे रहे हैं, तो जी वो लोग भी इस टैक्स स्लैब में आएंगे। जी जी मैडम, आपका जो सवाल है इसके 2-3 पहलू, मैं हर पहलू पे आप मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा, बिकॉज हमने दुखती राग को छेड़ा है
तो मैं इनको जरा वन बाय वन आपको जवाब दूंगा। पहला तो ये कि जब टैक्स की बात कर रही है तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ अगर मेरा टैक्स कट रहा है और मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा अगर टैक्स कट रहा है तो उन तमाम लोगों का भी टैक्स कटना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर टैक्स नहीं देते, जिनका बिलियंस ऑफ रुपीस का कारोबार है, लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो या तो टैक्स नेट पे है नहीं या वो टैक्स नहीं देते। तो ये जिस तरह हम कहते हैं ना जस्टिस फॉर ऑल, तो ये अक्रॉस द बोर्ड ये सब के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए और कोई भी टैक्स से बरी ज़िम्मा नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो हम IMF के साथ भी जितने माहदे की है और बीइंग अ पाकिस्तानी भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अपने टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए। टैक्स रेट को बढ़ा के जो भी इस मुल्क के अंदर काम कर रहा है, हर उस शख्स को जो इस मुल्क के अंदर कारोबार कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो लाइफ स्टॉक वाला है, चाहे वो कुछ भी कारोबार है, उसको टैक्स नेट भी आना चाहिए और सबको होना चाहिए। और ये टैक्स जो भी आप टैक्स डिडक्ट करने जा रही है, टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। तो जब ये होगा तो सर्टनली इस वक्त मसाइल होना चाहिए, ये तो हमें पता है सरदार साहब, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लीजिए। हाँ, हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ के मसाइल आपको भी पता है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दुनिया में और भी जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे उनके ये मसाइल हैं और इसी को आपको ठीक करना है। और ये अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें कमिटमेंट दे रही है तो इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट कमिटमेंट है उसकी और हमने ये करना है। जो आपने बात की पनामा की और पनामा लीक्स की, आप किनको बात करिए भाई, हमें तो पनामा लीक्स में सीटा गया, धकेला गया और जिस सुप्रीम कोर्ट की बात करें इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई विश के ये बात करें जिस वक्त आलू के ऊपर, प्याज के ऊपर सुओ मोटो दिया जाता था, गंडे के ऊपर प्याज सुओ मोटो दिया जाता था। रसीदें तो एवनफील्ड की नहीं दे सके ना, एवनफील्ड की तो रसीदें नहीं दे सके ना सरदार साहब, हमें पनामा एवनफील्ड की रसीदें दे नहीं सके आप जी। हमें अकामा पे निकाला गया, उस वक्त आप प्रूव करते ना, आपको किसने रोका था? पनामा पे बुला के आपने हमें अकामा पे निकाला, अभी आप आज हमें करते हैं। तो मैं ये इस वक्त ये एक लंबी बहस है, ये आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इस तरह के 10 प्रोग्राम और खत्म हो जाएंगे। इसके पनामा की बात मत करें जो हमारे साथ किया गया, हमारी चलती चलाई हुकूमत को, वजीर आजम नवाज शरीफ को जो उस वक्त पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवा रहे थे पाकिस्तान के अंदर। नहीं सुने पनामा की बात तो एक मिनट एक सुन ले, आपके फायदे की बात कर रही हूँ। पनामा की बात आपको करनी चाहिए, उसकी वजह ये कि जब आपको पनामा पे निकाला गया तो आई स्टिल रिमेम्बर, सुनिए आप सुन रहे ना पूरी बात। आई स्टिल रिमेम्बर कि आपके स्पोक पर्सन मरीम औरंगजेब साहबा उस वक्त कहती थी कि जी, और बाकी दीगर लोग भी, मरीम नवाज साहबा के स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, वो ये कहते थे कि जी हमें एक शख्स को खाली पनामा पे निकाल दिया तो अब आपकी हुकूमत है, बाकी के 450 की जो लिस्ट थी उसमें से जो 449 लोग हैं उनको आप सजा देना, इस वक्त आपकी हुकूमत है, रेफरेंस दायर करें उनके खिलाफ, उनको लेकर आए टैक्स नेट में, उनको लाए कटहरे में, उनसे टैक्स लीजिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हम उस तरफ हम चल पड़े हैं, अब हुकूमत उस तरफ कदम उठाया है तो इसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हम पंजाब के अंदर जिससे की इम्प्रूव गवर्नेंस लेके आ रहे, मैं क्योंकि कैबिनेट में सर अभी दुबई लीक्स आपकी हुकूमत के होते हुए आई है, दुबई लीक्स के ऊपर ही कर ले थोड़ा सा अमल दरामद तो पैसा आ जाएगा। ये होगा, सब पे होगा, ये जब आने का टाइम आते सब पे होगा। देख रहे हैं बड़े बड़े तजस्सुस के साथ देख रहे हैं। इम्प्रूव गवर्नेंस की हम जब बात करते हैं तो वो जस्टिस और ऑल की बात करते हैं, क्रॉस द बोर्ड हम उसको सजा देने की होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त जो केसेस लगे हुए हैं भाई उनकी तो बात करें, जो पेरी और टाउन वाला केस है उस पर हम क्यों नहीं बात करते? जिस वक्त जेल में साहब बैठे हुए हैं उस साहब के ऊपर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की आपकी हुकूमत है, प्रूफ आपने करना है, प्रोसिक्यूशन आपने लड़ना है। जब हम कुछ करते हैं तो आपने देखा हमारे ऊपर चढ़ाई की बात की जाती है, जिससे की बदजुबानी की जाती है, जिस तरीके से पोलराइज किया जाता है, जिस तरीके से इदारों के ऊपर तोहमतबाजी की जाती है, इदारों के बारे में क्या कुछ नहीं किया जाता, और फिर वो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो इन बातों को उठाते हैं और सोशल मीडिया के अंदर वो क्या तमाशा नहीं लगाते। तो इस वक्त सबसे बड़ा तो ये कि हमें बाहर वालों के बजाय अंदर वालों से खतरा है, हमारे घर वाले अपने दुश्मन बने हुए इस मुल्क के। तो हम तो चाहते हैं जब यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला हो, करप्शन फ्री पाकिस्तान हो, लोगों को इस वक्त हम रिलीफ दें, लोगों के लिए हम काम करें,
हम महंगाई का खात्मा करें, लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर जिस तरीके की पोलराइजेशन की गई है, आप मुझे बताएं, आप साफी हैं, आप एक जमात के बारे में बात करें जो गालम गलोच आपको बकी जाएगी या मुझे बकी जाएगी, वो आप बर्दाश्त कर सकते? क्या हमारी फैमिली नहीं है? किस किस्म की ट्रोलिंग की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, किस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है इस मीडिया के ऊपर, किस किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता है। तो अगर इस वक्त फाइनेंस, आज देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी आपको खुशखबरी दी, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद है। तो इस वक्त हमें अगर टैक्स रेट को बढ़ाने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है, और कानून सब पे लागू होना चाहिए। मैं कोई भी है, चाहे मैं भी हूँ, जो उसकी लपेट में आता है बिल्कुल उसकी लपेट में आना चाहिए, क्योंकि हम भुगत चुके हैं और हमने जो भुगता है हम उसके कसूरवार नहीं थे। बाकी लोगों को उस वक्त सिर्फ उस वक्त मियां नवाज शरीफ को, क्योंकि चलती हुकूमत को अपनी पटड़ी से उतारना था, एक खुशहाल पाकिस्तान को पटरी से उतारना था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, ये सारा ड्रामा रचाया गया और उसका खुमियाजा पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की कौम ने। ओके, मैं सेंटर सरमद साहब से पूछूंगी। सेंटर साहब, ये जो टैक्स इस्लाहात की बात हो रही है, नॉन फाइलर्स की इस्लाह खत्म की जा रही है, आपको लगता है ये हो सकता है? अब तक हम देखते आ रहे हैं, दुबई लीग से भी रिसेंट ही हुआ है, सारे वज़रा, सारे सूबाई वज़ीर हों या फिर वफाक में बैठे लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी हो, सबके नाम सबके सामने है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आजकल तो एनआईसी ही एनटीएन है एक तरीके से, जब से हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने चेंजेस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से टैक्स नहीं ले पाती हुकूमत। और आज बात हो रही है कि जी हम कर सकेंगे, कैसे करेंगे, कोई नजर आ रही है होप? एक तो मैं पहले ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करना या पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी ओन करना कोई जुर्म नहीं है। डिक्लेयर करना है ना यहाँ पे, लेकिन किसी भी कानून के तहत ये जुर्म नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ डिक्लेयर करना है और उसका टैक्स देना है। जी जी, अपने टैक्स रिटर्न्स में आपको बिल्कुल बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए। असल इशू ये है कि अगर वो डिक्लेयर्ड है तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर डिक्लेयर्ड नहीं है तो आपको डिक्लेयर करना है। ये तो एक कंसेप्चुअल बात हो गई। दूसरी जो बात आप कर रही है कि क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर पाएगी, मेरे ख्याल में आप इस वक्त तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर हमने आगे जाना है तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, चाहे वो टैक्सेशन की मद में हो, चाहे टैक्स निज़ाम की मद में हो, या कस्टम्स की मद में हो, या किसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हो। हमें इस वक्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, हमें तब्दीली करने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम स्टेगनेंट हैं, हम आगे नहीं ग्रो कर सकते, बल्कि स्टेगनेंट भी नहीं है, हम डिक्लाइन पे हैं। तो हमें ये सोच समझ के, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने भी, जो गवर्नमेंट है उसने भी ये फैसला किया, और जो मेरे ख्याल में वज़रा हैं, जो वज़ीर खजाना जो ये बात कर रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया अभी, तो वो आई डोंट थिंक दे हैव अ चॉइस, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक हो गया है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह ताला फरमाया, जब मैं किसी शख्स को कोई चीज देना चाहता हूँ, जी एडवोकेट अहमद अवैस साहब, छीनना चाहती हो, मुझे बहुत ही कम आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चले जी, प्रोग्राम का वक्त वैसे भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सेंटर सरमद अली साहब आपका, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब आपका, और बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब आपका। हमने कोशिश की आपका मौक़िफ़ लेने की बहुत ज़्यादा बार, लेकिन चूंकि आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन बहुत थी और हम नहीं उस बात को समझ पा रहे थे, इसलिए हफ्ते के रोज़ का नाज़रीन आखिरी प्रोग्राम है आज। और इस वक्त सूरत हाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक जंग शुरू हो गई है। आला अदलिया में मौजूद सीनियर जजेस के दरमियान एक खींचातानी की सिचुएशन है, जिससे नज़र आ रहा है कि हालात बहुत ही अक्सर मुख्तलिफ होते जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में बड़े ही कठिन हालात होने जा रहे हैं, और इस पर तशवीश का इजहार है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।